हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का आगाज हो चुका है। 9 मार्च की सभी शिफ्टों का यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो आज की शानदार सेशन में बात करने वाले हैं 9 मार्च को जितनी भी शिफ्ट हुई है उन शिफ्ट में पूछे गए जीके के 100 क्वेश्चन। जी हाँ, 100 क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, उनकी जानकारी लेने वाले हैं। इनके आधार पर जो इनके आसपास जो क्वेश्चन और आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम जीके की दोस्तों जो आज 9 मार्च की सभी शिफ्टों में सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपके आगामी दिनों में ये एग्जाम है तो आप यहाँ से एनालिसिस देखकर अपनी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे ढंग से कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वह 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, तीसरा है। तो ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ऑप्शन में दोस्तों ये तीनों दिए गए थे और एक शब्द और दिया गया था। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा दिया गया था और वही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो इस संशोधन में नागरिकों के लिए 4 कै भाग जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हो चुके हैं। अब तो इसमें दोस्तों जो 4 कै भाग है वह उसमें अनुच्छेद 51 का है वह जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इनमें दोस्तों 10 मूल कर्तव्य के जोड़े जाते हैं और 2002 में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन होता है उसमें 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो दोस्तों भारत के संविधान में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। और दोस्तों बात करते हैं इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। तो दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन छप सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं वह है परमाणु का जनक किसे कहा जाता है। तो परमाणु का जनक है दोस्तों जॉन डाल्टन को परमाणु का और परमाणु सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अभी आगे विस्तार पूर्वक इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो अक्षय कुमार को दोस्तों उनकी फिल्म 2016 में आई जिसका नाम रुस्तम है। रुस्तम में अपने प्रदर्शन के लिए इनको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में कितने शहरों में आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में दोस्तों अभी संपन्न हुए हैं। तो इनका दोस्तों संपूर्ण सेशन आप सभी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के नाम से एक सेशन शानदार सेशन बनाया गया है। उसमें दोस्तों आपको बताया गया था और इसी के संदर्भ में दोस्तों सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपने वह सेशन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह सेशन देख सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है और 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य इसमें आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों के दोस्तों 11 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 5000 से अधिक एथलीट भाग लेते हैं। ये 5000 एथलीट 27 खेलों के लिए यहाँ पे भाग लेते हैं जिनमें दोस्तों 1936 पदकों के लिए दोस्तों 27 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष किया। तो खेड़ा सत्याग्रह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। यह महात्मा गांधी ने दोस्तों गुजरात के किसानों के समर्थन में यहाँ पे आंदोलन किया था और वह सत्याग्रह दोस्तों 1918 के अंदर किया गया था। तो चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित को अपनी राजधानी कब बनाया। तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी वह कांचीपुरम थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी और कांचीपुरम है जो रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। साथ ही हम बात करें पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो सिंह विष्णु है जो पल्लव वंश के संस्थापक थे। आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है राजधानी और यहाँ पे संस्थापक से। तो दोस्तों जो भारत के जो इतिहास के टॉप 50 जो राजवंश है उन सभी की दोस्तों यहाँ पे राजधानी या चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उन सभी के संस्थापक तो इनसे रिलेटेड एक सेशन बनाया गया है। तो दोस्तों आपको वह है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि यहाँ पे राजधानी और संस्थापक के जो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ से हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले ये श्योर है। तो आप वहां जाकर भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सेशन देख सकते हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है आरामबाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया था। तो आरामबाग मूल रूप से 1528 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया था और आरामबाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी छप सकता है कि भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन कौन सा है। आरामबाग है जो कि
सबसे पुराना मुगल गार्डन है। दोस्तों आप सभी को पता है 1526 में यहाँ पे मुगल राजवंश की स्थापना होती है और 1528 में इसकी स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है। तो दोस्तों यह भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है जो ताजमहल की उत्तर पूर्व दिशा में, जी हाँ, ताजमहल की उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर ये स्थित है। आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल सभी के लिए पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल या फुटबॉल सभी के लिए पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के विजेता कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ से हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है एक वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, यहाँ पे यूएस ओपन, अमेरिका ओपन है। तो दोस्तों ये 4 फैक्ट होते हैं। इन सभी के दोस्तों 2022 के विजेता उपविजेता, चाहे वह महिला में हो पुरुष के हो, ये सभी कवर करके जाइएगा। आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, जी हाँ, एक क्वेश्चन 100% छपने वाला है, तो ये कवर करके जाइएगा। जो पुरुष यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 का विजेता है वह कार्लोस अल्कराज रहते हैं। इन्होंने दोस्तों फाइनल में रूट को हराकर 2022 यूएस ओपन में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता था। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है वारली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य की है? तो वारली जो लोक चित्रकला है वह महाराष्ट्र राज्य की है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र से पूछा जा सकता है। तो आगे आने वाली शिफ्टों में अन्य राज्यों से भी जो चित्रकला है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की है साजी व लघु कला है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तंजोर चित्रकला है, मीका चित्रकला है। झारखंड की बात करते हैं तो पेटकर है और सोहराई कला है। उड़ीसा की है पारंपरिक कलाकृति है जो उड़ीसा की यहाँ पे लोक चित्रकला है। राजस्थान की कावड़ कला है। बिहार की है मधुबनी कला है। और ये दोस्तों बिहार की जो यहाँ पे चित्रकला मधुबनी कला है, एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है। प्रत्येक दोस्तों एग्जाम होती है उसकी किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सौरमंडल की जो धरातल से लगभग ऊंचाई होती है वह 14 किलोमीटर के समथिंग होती है। जी हाँ, 14 किलोमीटर के समथिंग होती है। और यह परत होती है जो सतह के सबसे निकट होती है। तो दोस्तों 14 किलोमीटर आपका आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनमें प्रमुख है कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, वेतन है, महानदी है, गोदावरी है, गंगा नदी है, ब्राह्मणी नदी है। ये समस्त नदियां दोस्तों यहाँ पे बहकर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों ऑप्शन में तो यहाँ पे नहीं मिल पाया, लेकिन बंगाल खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियां आप सभी के सामने रख दी गई है। चलिए आगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है निदान किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो निदान है दोस्तों जो एनसीबी है यहाँ पे उसके द्वारा शुरू किया गया है। और एक जो दोस्तों नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो है, गिरफ्तार नशीली पदार्थों के अपराधियों या अपनी तरह का यह पहला डेटाबेस है गिरफ्तार नशीली पदार्थों के अपराधियों के लिए निदान की यहाँ पे शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ड्रग पार्क की आधारशिला तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है और अक्टूबर 2022 में यह रखी गई है। और यह हिमाचल प्रदेश के ऊना में, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो दोस्तों बनास नदी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। और बनास नदी के बारे में बात करते हैं तो यह नदी कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। जी हाँ, खमनोर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और इसका दोस्तों उपनाम है वन की आशा या वन की आग भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, वन की आशा कहा जाता है या वन की आग भी इस नदी को कहा जाता है, यह इसके उपनाम है। तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। जी हाँ, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। और इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब थे। तो दोस्तों इस युद्ध में सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो दोस्तों जो यहाँ पे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो नवाब की सेना का नेतृत्व है वह मीर जाफर के द्वारा किया जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों MS वर्ड में हम जब भी कभी भी डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं तो Ctrl+W से बंद कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट की से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित होने वाला है?
है। तो दोस्तों जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाले हैं पुरुष में दोस्तों, तो वह अपने भारत के अंदर, जी हाँ, इंडिया के अंदर इसका आयोजन करवाया जाने वाला है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था को फेडरल फीचर्स भी कहा जाता है और ये संघात्मक व्यवस्था है जो कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, दिनोदर पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? दिनोदर पहाड़िया है जो कि दोस्तों कच्छ में स्थित है और कच्छ आप सभी को पता है गुजरात में। जी हाँ, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दिनोदर पहाड़ियां स्थित है। ये आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो मशहूर टेनिस खिलाड़ी सितंबर 2022 में रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है और फेडरर है जो पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनमें अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन आता है। यह हम दोस्तों समस्त है जो 4 ग्रैंड स्लैम एक वर्ष के अंदर होता है और इन्हें दोस्तों चौगम कहा जाता है। जी हाँ, एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम को एक साथ चौगम कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी है जो दोस्तों यहाँ पे राफेल नडाल हैं जो सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनके बाद में दोस्तों जो तीसरे नंबर पर आते हैं उनका नाम रोजर फेडरर है। तो रोजर फेडरर ने दोस्तों अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने दोस्तों 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीत चुके हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान करते हैं। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनमें पहला है गुजरात है, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों के मध्य से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। सेवालों वालों का वर्गीकरण किस वर्ग में किया गया है? तो सेवाल जितने भी आते हैं उन्हें थैलोफाइटा, जी हाँ, थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म 2022 का अवार्ड है जिसमें तमिल फिल्म है सोरराई पोट्टू है। जी हाँ, सोरराई पोट्टू को यह पुरस्कार दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आज ये काफी टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है, 8,249 वर्ग किलोमीटर है जो कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ पे क्षेत्रफल है, जिसमें दोस्तों 572 द्वीप स्थित है जिनमें लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों 572 द्वीप स्थित है। और दोस्तों मील में इसका क्षेत्रफल 3,185 वर्ग मील होने वाला है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो मोढेरा सोलर गांव है गुजरात राज्य में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे घोषणा करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि जो मोढेरा गांव गुजरात में है वह 24x7 यहाँ पे सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बन चुका है। तो ये दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसरोवर एक जो पुस्तक में दोस्तों कथा संग्रह किया गया है वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण का करना बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 61 रहता है इस और यह दोस्तों महालोन विश्व मॉडल पर आधारित है। इसका दोस्तों यह लक्ष्य रखा गया था कि पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर यहाँ पे बल दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाने आरंभ हो चुके हैं 5 ईयर प्लान से। तो दोस्तों यहाँ पे SSC CGL के लिए यहाँ पे जो विशेष सेशन करवाए गए हैं उनके अंदर पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको एक सेशन करवाया गया है। उस सेशन से आपको दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में यह सेशन भी देख सकते हैं और अपना 1 नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत में सोने का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक है। जी हाँ, कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक सोने के भंडार है। सोने में का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह भी कर्नाटक है और देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें से 2 कर्नाटक में स्थित है, जिनमें दोस्तों कोलार क्षेत्र है, कोलार हट्टी क्षेत्र है, यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। जबकि हम बात करते हैं रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है जो कि दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी के 2 कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है दोस्तों भारत के उड़ीसा, जी हाँ, उड़ीसा के अंदर स्थित है और यह भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर की 11वीं शताब्दी में राजा जायती केसरी के द्वारा, जी हाँ, जो इसका निर्माण है
जायती केसरी के द्वारा करवाया गया है। और ये जो लिंगराज का मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कलिंग शैली में निर्मित यह लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक होते हैं उसमें कितने स्वर्ण पदक जीते, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 टोटल पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड है, यहाँ पे 2 रजत पदक, सिल्वर पदक है और यहाँ पे 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और दोस्तों गोल्ड की बात करते हैं तो भारत का जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, जी हाँ नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जेवलिन थ्रो भाला फेंक के अंदर, जी हाँ भाला फेंक के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतते हैं, जिन्होंने 86.58 मीटर की दूरी फेंक कर यहाँ पे स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 2023 महिला फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में दोस्तों जो महिला विश्व कप का 9वां संस्करण आयोजन किया जाएगा और ये संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपनी गद्दी से हटाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश की जो पुत्री है वह है रजिया सुल्तान, 1236 ईस्वी में यहाँ पे सुल्तान बनती है और 1240 में दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाती है हरियाणा के कैथल में और यहाँ पे 1240 में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है और यह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हड़प नीति किसने बनाई थी? तो हड़प नीति का दोस्तों दूसरा नाम है व्यपगत नीति। हाँ जी हाँ व्यपगत नीति भी इसे कहा जाता है या हड़प नीति भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह समस्त नीति एक ही है और 1848 से यहाँ पे 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का तैयार किया था और इस नीति हड़प नीति या व्यपगत नीति के माध्यम से 7 राज्यों को शामिल भी किया था। तो दोस्तों यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 8वीं संस्करण का फाइनल मैच किसके बीच हुआ? तो 8वां संस्करण यहाँ पे दोस्तों 2021 के बारे में पूछा गया है। तो यह दोस्तों पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली के बीच होता है। इसमें दबंग दिल्ली फाइनल में दोस्तों 37-36 से जीत जाती है और यहाँ पे विजेता टीम रहती है दबंग दिल्ली। हम साथ ही हम बात करते हैं 2022 का जो वीवो प्रो कबड्डी लीग 9वां संस्करण हुआ है उसमें विजेता टीम जयपुर पिंक पैंथर, जी हाँ जयपुर पिंक पैंथर्स है रहती है और इसकी उपविजेता पुणे पल्टन। जी हाँ 2022 का जो खिताब है 9वां संस्करण है वह जयपुर पिंक पैंथर्स अपने नाम करती है और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने प्रथम खिताब अपने नाम किया था और दूसरा जो की शुरुआत होती है उसमें शुरुआती खिताब इन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स ने नाम किया है। उसके बाद दोस्तों 9 वर्षों के बाद में इन्होंने यहाँ पे अपना दूसरा खिताब जीता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत के किस शहर को लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों स्वच्छता के मामले में जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वह हमेशा से नंबर 1 बना रहा है और सूरत है जो कि गुजरात में स्थित है इसे दूसरा सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना से आज काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह दोस्तों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे जो भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं वह क्वेश्चन हो या प्रस्तावना की दोस्तों विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप करता है कि अमेरिका के संविधान से जो भारत की संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई, इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और इन्हें दोस्तों शेर बिहार भी कहा जाता है। तो शेर बिहार किन्हें कहा जाता है? राम लखन सिंह यादव को शेर बिहार कहा जाता है या बिहार के केसरी भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो 355 अनुच्छेद में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का यहाँ पे कर्तव्य है। साथ ही हम बात करते हैं आपात उपबंध की, जो कि 352 से 360 के मध्य कहा गया है आपातकालीन यहाँ पे। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो Ctrl+F2। जी हाँ Ctrl+F2 है जो कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का देश का सर्वाधिक भंडार, जी हाँ
भारत देश में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है जो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भंडार उड़ीसा में है, उत्पादन है मध्य प्रदेश करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो जो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह होता है उसके अंदर शेरशाह जो फिल्म है उसके जो अभिनेता है रणवीर सिंह है, उन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब मिलता है और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट अभिनेत्री का यहाँ पे अवार्ड मिलता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये दोस्तों एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। ये दोस्तों आप सभी ने सीजीएल का एनालिसिस देखा होगा जो हमारे द्वारा करवाया गया है, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार काफी शिफ्टों में पूछा गया है और यहाँ पे फिर से दोस्तों सीएचएसएल के प्रथम दिन ये क्वेश्चन धूम मचा रहा है और ये पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय है दोस्तों जो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है जो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जबकि बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर, जी हाँ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये दोस्तों समस्त एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत किन राज्यों से में सीमित है? तो कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है और ये दक्षिणी भारत के दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य तक सीमित है। तो कर्नाटक संगीत है जो कि दोस्तों यहाँ पे दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इनमें से किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जी हाँ रीड ओनली मेमोरी इसे कहा जाता है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इन्हें दोस्तों मिटाया नहीं जा सकता और दोस्तों रोम ऑप्शन में दिया गया था, आपका आंसर रोम होना चाहिए था। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 9 मार्च को, जी हाँ 9 मार्च की सीएचएसएल की एग्जाम की संपूर्ण शिफ्टों के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं और 100 क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पे उनसे इर्द गिर्द क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जहाँ से आपके आगे आने वाली शिफ्टों में कवर हो सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो आपका सेशन अच्छा लगा हो तो ये दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार समस्त एग्जामों की दोस्तों चाहे वह एसएससी के एग्जाम हो या दोस्तों अन्य कोई भी एग्जाम जिसका एनालिसिस आपको 100% रियल और 100% दोस्तों आंसर की के साथ आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।